चलिए जी, वेलकम बैक। अब डिस्कशन हम आपके साथ कर रहे हैं कस्टम्स की अमेंडमेंट का। कस्टम्स में जो अमेंडमेंट का पहला एरिया है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुड्स। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। अब रिकलेक्ट कराता हूं मैं वैल्यूएशन ऑफ गुड्स से रिलेटेड कुछ बातें, फिर अमेंडमेंट की बात करेंगे। कस्टम्स में जब कभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी होगी तो उस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटी के ऊपर बीसीडी की लेवी आएगी अंडर कस्टम एक्ट 1962। और उस बीसीडी की लायबिलिटी को जब कंप्यूट किया जाएगा तो फिर उस कंप्यूटेशन के पर्पस के लिए जब गुड्स का वैल्यूएशन किया जाएगा तो वैल्यूएशन के लिए जो गवर्निंग प्रोविजन है वो हमारे पास है सेक्शन 14। एंड आपको याद होगा सेक्शन 14 जब वैल्यूएशन की बात करता है तो इसने वैल्यूएशन के प्रोविजन लेट डाउन करते हुए ये कहा, सेक्शन 14(1) ने ये बोला कि जो असेसेबल वैल्यू ली जाएगी गुड्स की वो होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स। जब भी कभी गुड्स का वैल्यूएशन किया जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस किया जाएगा। इंपोर्टर ने जिस भी प्राइस पर गुड्स को इंपोर्ट किया या एक्सपोर्टर ने जिस भी प्राइस पर गुड्स को एक्सपोर्ट किया वो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स जो होगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ऑफ कोर्स दिस एक्सेप्टेंस विल बी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, लाइक वो जो ट्रांजैक्शन है वो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होना चाहिए, प्राइस शुड बी द सोल कंसीडरेशन फॉर सेल एंड सम अदर कंडीशंस। तो सेक्शन 14(1) वो वैल्यूएशन ऑफ गुड्स दे रहा है एंड साथ में बता रहा है कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। अच्छा, अब जरा यहां ध्यान से सुनिएगा। कस्टम्स में जब वैल्यूएशन का इशू आएगा तो इंपोर्टेड गुड्स के वैल्यूएशन का भी इशू आएगा और एक्सपोर्ट गुड्स के वैल्यूएशन का भी इशू आएगा। सो फार एज एक्सपोर्ट गुड्स आर कंसर्न, आप सभी को पता है एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर बीसीडी की लेवी तो आती है बट गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ द केसेस में बीसीडी जो है वो एग्जेम्प्ट कर रखी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल प्रिंसिपल है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो टैक्स के बर्डन के बगैर होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए एक्सपोर्ट ड्यूटी मेजोरिटी ऑफ द केसेस में एग्जेम्प्ट कर रखी है। और क्योंकि वो ड्यूटी एग्जेम्प्ट है तो फिर वैल्यूएशन का भी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं बनता है। इस वजह से गवर्नमेंट जब वैल्यूएशन की बात करती है तो प्रिंसिपली वो इंपोर्ट फोकस जो है वो बात करती है। अब हम अगर इंपोर्ट की बात करें तो जब कभी भी इंपोर्ट होता है तो ड्यूटी लगाई ही जाती है और गवर्नमेंट यहां पर ये चाहती है कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड ड्यूटी लगा रहे हैं, एक्चुअल प्राइस जो इंपोर्टर बता रहा है उस बेस्ड ड्यूटी लगा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इंपोर्टर कम प्राइस बता करके हमें नुकसान कर दे। और गवर्नमेंट को ये पता है नॉर्मल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, कोई भी इंपोर्टर होगा वो अपनी ड्यूटी बचाने की कोशिश करेगा तो वो जेन्युइन प्राइस ना बता करके कम प्राइस बताने की कोशिश करेगा। तो उसके बहुत सारे सेफगार्ड जो है वो उन्होंने अपने सेक्शन 14(1) में बिल्डअप कर रखे हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली बता रखा है कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो सारी एसोसिएटेड शर्तें जो है वो पूरी होंगी। शर्तें पूरी नहीं होंगी तो फिर हम अल्टरनेटिव वैल्यूएशन पर चले जाएंगे। याद आता होगा आपको असेसेबल वैल्यू हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स यूज कर सकते हैं, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स जो है वो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे सेफगार्ड जो है वो उसमें बिल्डअप है। अब उसी सीरीज में गवर्नमेंट ने यह अश्योर करने के लिए कि इंपोर्टर ड्यूटी की चोरी ना करे, ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर एक्सेप्ट की जा रही है तो वो गवर्नमेंट को नुकसान ना दे, इस चीज को और टाइट और कंट्रोल करने के पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 14(1) में रिसेंट में एक अमेंडमेंट करी थी। आपको रेगुलर लेक्चर्स में हमने पढ़ाया था, फाइनेंस एक्ट 2022 से गवर्नमेंट ने सेक्शन 14(1) में एक अमेंडमेंट करी थी। सेक्शन 14(1) में एक प्रोविजो हुआ करता था, उसी प्रोविजो में एक एडिशनल पॉइंट जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से इंसर्ट किया गया था। अब ये पॉइंट क्या था पहले उसको आपको रिकलेक्ट करना है, फिर हम आगे उससे रिलेटेड अमेंडमेंट की बात करेंगे। अब ये जो एडिशनल पॉइंट था वो ये था कि इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो कुछ स्पेशल रूल्स बना सके। ध्यान से सुनना, इस अमेंडमेंट के थ्रू जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 से हुई थी उसके थ्रू गवर्नमेंट ने यह कहा था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर रहेगी कि वो जो है कुछ एडिशनल रूल्स बना सके। किस बात के? वो जो रूल्स बनाएगी उस रूल्स के तहत वो सीबीआईसी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है उसको जो होगी वो पावर देगी कुछ स्पेशल बातों के लिए। तो अमेंडमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल मेकिंग पावर ली थी। रूल मेकिंग पावर इस बात की ली थी कि वो रूल्स के थ्रू सीबीआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड को एम्पावर्ड करेगी। एम्पावर्ड किस बात के लिए करेगी जरा ध्यान से सुनिएगा। सीबीआईसी से वो बेसिकली 3 काम करवाना चाहती है जिसके लिए सीबीआईसी को वो एम्पावर्ड करेगी। नंबर 1, वो सीबीआईसी को ये पावर देगी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सीबीआईसी को जिन गुड्स के रिस्पेक्ट में अंडर वैल्यूएशन के केसेस नजर आ रहे हैं कि उन्हें दिख रहा है कि इन पर्टिकुलर गुड्स के रिस्पेक्ट में आजकल बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, तो उन गुड्स को सीबीआईसी आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर करेगी एज आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। तो ये सीबीआईसी की पहली पावर है कि जिन गुड्स के रिस्पेक्ट में मैसिव अंडर वैल्यूएशन आजकल चल रहा है सीबीआईसी उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको नोटिफाई करेगी एज आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, फिर इसके बाद सीबीआईसी को दूसरी ये पावर दी गई, अब इस आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर अंडर वैल्यूएशन से नुकसान ना हो तो उसको कंट्रोल करने के पर्पस के लिए सीबीआईसी को पावर दी गई कि सीबीआईसी अब इन गुड्स के रिस्पेक्ट में
इंपोर्टर के ऊपर कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन जो होगा वो इंपोज करेगी। वो कहेगी कि भाई साहब इंपोर्टर, अगर आप इन गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हो तो हमें रेवेन्यू को सेफगार्ड करना है, तो उस पर्पस के लिए अब तुम्हें इन गुड्स की अगर क्लियरेंस करानी है तो इन गुड्स की क्लियरेंस के लिए तुम्हें कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन जो होंगे वो फुलफिल करने पड़ेंगे। एडिशनल ऑब्लिगेशंस लाइक आपसे उन गुड्स के रिलेशन में हम कुछ ज्यादा डिस्क्लोजर बिल ऑफ एंट्री में देने को कहेंगे। ठीक है जी। तो मैंने आपको बोला अभी सीबीआईसी के पास पहली पावर क्या है, जहां बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूएशन चल रहा है उन गुड्स को आइडेंटिफाई करके डिक्लेयर कर दे आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। फिर उन गुड्स के रिस्पेक्ट में इंपोर्टर के एडिशनल ऑब्लिगेशन जो है वो बताए कि लाइक बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम इंपोर्टर को इन गुड्स के रिस्पेक्ट में बहुत कुछ एडिशनली डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द बिल ऑफ एंट्री। फिर साथ ही में तीसरा काम जो सीबीआईसी जो होगी वो ये करेगी कि अब इन गुड्स के रिस्पेक्ट में जब कभी इंपोर्टर अपने एडिशनल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हुए क्लियरेंस कराने के लिए आएगा तो प्रॉपर ऑफिसर किस तरीके से इस गुड्स की कस्टम क्लियरेंस को हैंडल करेंगे, क्या स्पेशल चेक जो होगा वो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो एक्साइज करेगा। तो वो एडिशनल चेक जो प्रॉपर ऑफिसर एक्साइज करेगा वो तीसरी बात है जो कि सीबीआईसी बताएगी। तो लेट मी रिपीट द थिंग। फाइनेंस एक्ट 2022 से अमेंडमेंट हुई, गवर्नमेंट ने रूल मेकिंग पावर ली, स्पेशल रूल बनाएंगे। उन रूल्स में क्या करेंगे, उस रूल में सीबीआईसी को 3 काम सौंपेंगे। नंबर 1, जहां अंडर वैल्यूएशन है उन गुड्स को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई करो। दूसरा, उन गुड्स के रिस्पेक्ट में इंपोर्टर के क्या एडिशनल ऑब्लिगेशन रहेंगे उनको नोटिफाई करो। एंड तीसरा, अब प्रॉपर ऑफिसर को क्लियरेंस देते टाइम क्या एडिशनल चेक एक्साइज करने हैं वो जो है वो नोटिफाई करो। आर यू ओके विद दिस? यस। अब ये जो पावर दी गई थी, इस पावर के रिस्पेक्ट में स्पेशल रूल्स बनाए जाने थे। अब ये लास्ट टाइम तक नहीं बनाए गए थे, बट रिसेंट में वो स्पेशल रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बना दिए गए हैं और उन रूल्स का नाम है कस्टम्स असिस्टेंस इन वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2023। ठीक है। तो वो जो रूल मेकिंग पावर फाइनेंस एक्ट 2022 ने दी थी वो लास्ट टाइम तक वो यूज नहीं की गई थी, बट अब यूज कर दी गई है। गवर्नमेंट के द्वारा एसोसिएटेड रूल्स जो हैं वो ये बना दिए गए हैं। रूल्स का नाम आपको मेमोराइज करके जाना है, कस्टम्स असिस्टेंस इन वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स रूल्स 2023। ठीक है जी। अब ये जो रूल्स उन्होंने नोटिफाई किए हैं, ये रूल्स काफी लंबे चौड़े हैं। एक बार के लिए तो मुझे भी लगा था बच्चों को काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट आपको आईसीआई का धन्यवाद देना चाहिए। आईसीआई को पता है कि वो कस्टम्स को बहुत ही लिमिटेड सेंस में पढ़ाते हैं। जीएसटी तो पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं, लेकिन कस्टम्स लिमिटेड सेंस में जो है वो कवर किया गया है, तो इन्होंने इन रूल्स को डिटेल में कवर नहीं किया। रूल्स ने जो ब्रॉडली बातें कही है उसका सिर्फ एक पेजर डिस्कशन जो है वो आईसीआई ने कवर किया है। तो अकॉर्डिंगली हमने उतना ही डिस्कशन जो है वो यहां पर आपके साथ कवर किया है, क्योंकि आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट वो ये सजेस्ट कर रहा है इसके ऊपर वो कुछ डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे, बस एक बेसिक फ्रेमवर्क ओवरव्यू जो होगा वो एक शॉर्ट नोट के तौर पर जो है वो पूछा जा सकता है। आर यू ओके विद दिस? तो अब वो जो डिस्कशन है रूल्स का, जो छोटा सा ओवरव्यू है वो मैंने आपके साथ करना है। रूल्स का नाम आप प्लीज मेमोराइज कर लीजिएगा। दोबारा दोहरा रहा हूं, रूल्स का नाम है कस्टम असिस्टेंस इन वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है जी, जिसको हम एवीआर के नाम से भी जानते हैं। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं, कस्टम्स एवीआर 2023। ओके। ये रूल्स कहां से बन के आए हैं मैंने आपको बता दिया। फाइनेंस एक्ट 2022 ने वो जो प्रोविजो इंसर्ट किया था सेक्शन 14(1) में, वहां से पावर लेकर के आए हैं। वो प्रोविजो क्या कह रहा था? वो प्रोविजो ये कह रहा था कि रूल्स बनाए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन रूल्स में वो क्या करेंगे, बोर्ड सीबीआईसी को इनेबल्ड कर देंगे। किस बात को लेकर के? कि वो स्पेसिफाई करे एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हुज वैल्यू इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड करेक्टली। ठीक है जी, कि सीबीआईसी गुड्स को आइडेंटिफाई करे कि कौन से ऐसे गुड्स है जिनकी आजकल वैल्यू प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं हो रही, उन गुड्स के रिस्पेक्ट में क्या एडिशनल ऑब्लिगेशन है। रूल्स बताएंगे क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सच गुड्स, किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा, एंड द चेक्स टू बी एक्साइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स। चलिए जी, अब जो लिमिटेड सा डिस्कशन किया गया है आईसीआई के द्वारा, जरा आपके साथ पढ़ रहा हूं। द सैड अमेंडमेंट इज अ मेजर टू एड्रेस द वैल्यू ऑफ अंडर वैल्यूएशन इन इंपोर्ट्स। ध्यान में रखिएगा, रूल्स इंपोर्ट रिलेटेड है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, गवर्नमेंट का फोकस इंपोर्ट चलता है। एंड इट प्रोवाइड्स, अब रूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रूल्स टू बी फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर बाय बोर्ड दैट इज सीबीआईसी इनेबल किया जाएगा टू स्पेसिफाई एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ इंपोर्टर in respect of a class of imported goods whose value is not being declared correctly, the criteria for selection of such goods and the checks in respect of such goods। तो आप इसे सिंपली 3 पार्ट्स में याद रख ले।
कि रूल्स के थ्रू सीबीआईसी को जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिन गुड्स का अंडर वैल्यूएशन चल रहा है उनको आइडेंटिफाई करो बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, आइडेंटिफाई करके बताओ। फिर उन गुड्स के रिस्पेक्ट में इंपोर्टर्स को जो एडिशनल ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं वो भी बताओ, एंड ऑफिसर को कस्टम क्लियरेंस कराते टाइम जो स्पेशल चेक एक्सरसाइज करने हैं वो भी बताओ। तो आगे वो कहते हैं द एक्सपेक्ट्स इन दीज रूल्स। अब इन रूल्स में जो एक्सपेक्ट कवर किए गए हैं, नंबर 1, द प्रोसेस टू बी फॉलोड बिफोर द बोर्ड में स्पेसिफाई अ क्लास ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। रूल्स ने बताया है कि सीबीआईसी जब किसी गुड्स को सेलेक्ट करेगा तो गुड्स को सिलेक्शन करते टाइम सीबीआईसी क्या प्रोसेस जो है वो फॉलो करेगा। सीबीआईसी अगर कहेगा ना इन गुड्स का अंडर वैल्यूएशन बहुत चल रहा है, ये आइडेंटिफाई किए हैं, तो क्या प्रोसेस फॉलो करके गुड्स को आइडेंटिफाई करेगा, वो प्रोसेस जो है वो रूल्स में लेट डाउन करके दिया गया है। फिर उसके बाद वो कहते हैं इसके अलावा रूल्स में बताया गया है प्रोसीजर फॉर एन इंपोर्टर ऑफ आइडेंटिफाइड गुड्स। अब सीबीआईसी ने जो गुड्स नोटिफाई कर दिए वो आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स हो गए। अब रूल्स दूसरी ये बात बताएंगे कि अब इन गुड्स के इंपोर्टर के द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वंस द रेलेवेंट क्लास ऑफ गुड्स हैव बीन स्पेसिफाइड एज आइडेंटिफाइड गुड्स बाय द बोर्ड। और उन स्पेशल प्रोसीजर जो अब एडिशनल ऑब्लिगेशन इंपोर्टर को पूरे करने हैं वो ये कह रहे हैं इसमें ये चीज शामिल होगी। दीज इंक्लूड डिक्लेयरिंग सर्टेन एक्सपेक्ट्स व्हाइल फाइलिंग द बिल ऑफ एंट्री। ठीक है जी, तो एडिशनल ऑब्लिगेशंस के तौर पर बेसिकली क्या एडिशनल डिस्क्लोजर इंपोर्टर को बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम देने हैं वो बताए जाएंगे। फर्दर, इफ रिक्वायर्ड बाय द कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, सच इंपोर्टर शैल आल्सो फुलफिल the specified additional obligations and specified checks shall be performed so as to enable and assist the importer to demonstrate the truthful and accuracy of the declared value। कि हम एडिशनल ऑब्लिगेशंस बताएंगे और हम जो होंगे वो इंपोर्टर को बताएंगे कि अब तुमने ये गुड्स इंपोर्ट किए हैं जो डाउटफुल है, तो तुम्हें किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन वैल्यू तुम डिक्लेयर कर रहे हो इसकी एक्यूरेसी जो है वो साबित करनी है, वो हम बताएंगे किस एडिशनल ऑब्लिगेशंस को तुम्हें फुलफिल करना है। फिर साथ ही साथ में सी पॉइंट विच इज एन इंपॉर्टेंट वन, इन्हीं रूल्स में यह भी बताया गया है द स्पेसिफिकेशन दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर स्टिल हैज रीजनेबल डाउट about the truth or accuracy of the value declared in relation to the identified goods, the further proceeding shall be taken in accordance with rule 12 of the custom valuation determination of value of goods rules। अब तीसरा पॉइंट ये कहना चाह रहा है जो गुड्स आइडेंटिफाइड हो गए, इंपोर्टर को उसके एडिशनल ऑब्लिगेशंस और किस तरीके से अब वो जस्टिफाई करेगा अपनी वैल्यू को वो भी बता दिया गया। अब इंपोर्टर उन सभी ऑब्लिगेशंस को पूरा करता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऑफिसर को उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर विश्वास नहीं बनता है तो ऑफिसर के पास पूरी पावर रहेगी कि वो उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर दे, और फिर रिजेक्ट करने के बाद वो किस तरीके से अदर वैल्यूएशन के मेथड यूज करता है वो आपने ऑलरेडी कस्टम वैल्यूएशन रूल में पढ़ रखा है। तो वो ये कह रहे हैं जी ये रूल्स भी यही कहते हैं अगर सब कुछ होने के बावजूद भी ऑफिसर का डाउट दूर नहीं होता है तो फिर ऑफिसर जो कस्टम वैल्यूएशन रूल में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट करके अदर वैल्यूएशन रूल्स पर चला जाएगा, तो वो प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो करेगा। तो बस सिंपल ये बातें जो हैं ये इन्होंने बताई हैं। तो रूल्स नहीं पढ़वाए आईसीआई ने, उसने सिर्फ रूल्स ने जो जो बातें पढ़ाई है उसका सिंपल एक निचोड़ सा यहां लिख करके दे दिया है। तो क्वेश्चन अगर आया तो कोई 2 नंबर का शॉर्ट नोट आएगा, उससे ज्यादा का कुछ भी नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने के पर्पस के लिए एडिशनल डिस्कशन लिया। अब देखिएगा, मैंने कहा कस्टम असिस्टेंस ऑफ वैल्यूएशन रूल जो है दैट कैन बी अप्लाइड ओनली बाय फॉलोइंग द प्रोसेस। अब किस तरीके से गुड्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा तो वो प्रोसीजर जो रूल ने दिया वो मैंने लिखा। सबसे पहली बात, सोर्सेज फॉर एग्जामिनिंग केसेस ऑफ आइडेंटिफाइड गुड्स, कि किस तरीके से गुड्स को ढूंढा जाएगा कि हाँ इनमें अंडर वैल्यूएशन चल रहा है। तो वो ये कह रहे हैं जी उसके लिए जो सोर्स रहेगा वो सोर्स होगा कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग कस्टम ऑफिसर या एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैन मेक रिटन रेफरेंस टू द सीबीआईसी। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सीबीआईसी को इंफॉर्मेशन दे सकता है कि भाई इन गुड्स के रिस्पेक्ट में देख लीजिए गड़बड़ी चल रही है, आपको स्टेप लेने चाहिए। तो सीबीआईसी को वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब सीबीआईसी उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा क्या ये जो इंफॉर्मेशन आई है सही है, अगर सही है तो सीबीआईसी फिर उन गुड्स को जो होगा वो नोटिफाई कर देगा एज आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। अब उस एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए कि ये इंफॉर्मेशन सही है, सही में अंडर वैल्यूएशन चल रहा है, सीबीआईसी क्या करेगा, इन्होंने बताया जी एक स्पेशल कमिटी जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जिसे हम बोलेंगे स्क्रीनिंग कमिटी। क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग कमिटी।
तो जब कभी ऐसी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग कमेटी को दी जाएगी और वो जो होगी वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करेगी टू डिसाइड whether the case shall be taken up for detailed examination by EC. EC is evaluation committee. तो पहले एक इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय अ स्क्रीनिंग कमेटी जो कि स्पेशल बनाई गई है रूल्स में। फिर अगर स्क्रीनिंग कमेटी ने कहा कि हाँ प्रिलिमिनरी तो ये केस बन रहा है, तो केस को डिटेल्ड एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए एक नेक्स्ट कमेटी रूल्स में बनाई जाएगी, इवैल्यूएशन कमेटी, उसके पास जो होगा वो भेज दिया जाएगा। तो अब केस पहुंचा किसके पास? इवैल्यूएशन कमेटी के पास। अब इवैल्यूएशन कमेटी क्या करेगी? वो करेगी डिटेल्ड एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग कमेटी ने किया था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये करेगी डिटेल्ड एग्जामिनेशन टू असेस द लाइक्लीहुड वेदर द वैल्यू डिक्लेयर्ड इज ट्रूथफुली एक्यूरेटली और नॉट। तो वो फाइनली ये डिसाइड करेगी क्या सही में इन गुड्स के रिस्पेक्ट में ऐसी गड़बड़ी चल रही है, और फिर ये जो होगा अपनी डिटेल रिपोर्ट बना करके जो होगा वो वापस से स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी के पास रिपोर्ट आ गई, वो ये कह रही है हाँ गड़बड़ी चल रही है। अब स्क्रीनिंग कमेटी जो होगी वो इस रिपोर्ट को जो होगी वो कंफर्म करेगी और उसके बाद फाइनल रिकमेंडेशन वो सीबीआईसी को भेजेगी कि सब कुछ डिटेल तौर से वेरीफाई कर लिया गया है, इनमें सही में गड़बड़ी चल रही है, तो आप इनके ऊपर गवर्नमेंट के सेफगार्ड को मेंटेन करने के लिए इन्हें आइडेंटिफाई कर दो एज आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। तो ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है इसने भेज दा अपना फाइनल रिकमेंडेशन टू द सीबीआईसी, और अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप के तौर पर सीबीआईसी क्या करेगा? इफ सेटिस्फाइड विद दिस रिकमेंडेशन देन सीबीआईसी विल एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन एंड इशू ऑर्डर। अब सीबीआईसी की तरफ से जो होगा वो ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा, और इस ऑर्डर में क्या होगा? ध्यान से, ऑर्डर स्पेसिफाई करेगा द आइडेंटिफाइड गुड्स, कौन से गुड्स हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उन गुड्स को बताएगा, एंड द एडिशनल ऑब्लिगेशन विच शैल बी फुलफिल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स देयर टू, और साथ में बताएगा अब इन गुड्स के रिस्पेक्ट में इंपोर्टर्स को ये एडिशनल ऑब्लिगेशन, बेसिकली एडिशनल डिस्क्लोजर्स वगैरह जो होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही में इट विल ऑल्सो स्पेसिफाई, ऑर्डर साथ ही में स्पेसिफाई करेगा द एडिशनल चेक्स टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स एंड ऑल्सो द मैनर ऑफ एक्साइजिंग दोस चेक। तीसरी बात वो क्या बताएगा कि अब क्या एडिशनल चेक्स ऑफिसर एक्साइज करेंगे कस्टम क्लियरेंस देते टाइम, और किस तरीके से वो उन चेक्स को जो होगा वो एक्साइज करेंगे। तो ये तीन बातें हो गई, गुड्स आइडेंटिफाइड होंगे, एडिशनल ऑब्लिगेशन बताए जाएंगे, और चेक्स जो एक्साइज किए जाने हैं और जिस तरीके से एक्साइज किए जाने हैं बाय द प्रॉपर ऑफिसर वो बताया जाएगा। बस सिंपल है, आई होप ये सारा आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक एडिशनल पॉइंट मेंशन किया, सीबीआईसी को साथ में रूल्स के तहत ये पावर दी गई है टू नोटिफाई इंपोर्ट्स टू विच दीज रूल्स विल नॉट अप्लाई। इन्हीं रूल्स में सीबीआईसी को ये पावर दी गई है कि वो बता सकता है कि किन सिचुएशन में ये रूल जो होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। तो अगर सीबीआईसी को पावर है कि इनके एप्लीकेशन से वो किन्हीं गुड्स को बाहर रख दे, तो उनको भी साथ ही में जो होगा वो इस ऑर्डर में जो होगा वो बताया जाएगा कि वैसे तो हमने ये बातें कही है, बट इन पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में, इन पर्टिकुलर सिचुएशन के रिस्पेक्ट में ये जो बात जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो ये आपका ब्रॉड बातें थी जो कि आईसीआई ने कवर करी है। अब आईसीआई ने एक और स्पेशल पॉइंट जो कवर किया है वो है इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रूल्स। ये जो रूल्स बनाए गए हैं इसमें रूल नंबर 13 करके एक रूल है जिसमें ये कहा गया है कि हमने ये जो भी स्पेशल रूल्स बनाए हैं ये इंपोर्टेड गुड्स के रिस्पेक्ट में बनाए हैं। वैसे तो आइडेंटिफाइड इंपोर्टेड गुड्स के रिस्पेक्ट में ये एप्लीकेबल होने हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये रूल्स जो होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे, कुछ सिचुएशन में ये जो रूल्स होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। और ये आईसीआई ने कवर किया है। ये टोटल 10 केसेस हैं, ये आपको मेमोराइज करके जाने हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोस्ट लाइकली इसी के ऊपर स्ट्रेट अवे जो होगा वो पूछा जाएगा। तो टोटल 10 केसेस है जहां पर ये जो स्पेसिफिक काम अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये अप्लाई नहीं होगा, और ये बड़ा आसान है और लॉजिक के साथ आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 1, इंपोर्ट्स नॉट इन्वॉल्विंग ड्यूटी। इसका क्या मतलब हुआ जी? बड़ा सिंपल सा मतलब है, अगर जिन गुड्स का इंपोर्ट किया जा रहा है उनके ऊपर ड्यूटी नहीं है, तो आप ही सोचो अगर ड्यूटी नहीं है तो कोई ड्यूटी इवेजन या गवर्नमेंट को चोट पहुंचे, ये क्वेश्चन अराइज होगा? आंसर इज नो। और क्योंकि ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा तो उन्होंने इसमें क्या लिख दिया? उन्होंने बोल दिया अगर कोई ऐसे गुड्स है जिनके ऊपर ड्यूटी ही नहीं है तो उन गुड्स को आइडेंटिफाई करना, उस पर एडिशनल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना, उसके ऊपर एडिशनल चेक्स बनाना, वो सारी बातें यूजलेस है, तो ये बातें जो होंगी वो अप्लाई नहीं होंगी। बढ़िया। दूसरा, गुड्स फॉर विच टैरिफ वैल्यू हैज बीन फिक्स्ड बाय द बोर्ड अंडर सेक्शन 14(2) ऑफ कस्टम एक्ट। अगेन वेरी सिंपल, आप सभी को याद है
जो वैल्यूएशन का सेक्शन 14 है उसमें जनरली ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट की जाती है, लेकिन कुछ केसेस में वो कहते हैं कि वैल्यू जो होगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगी, रेदर देन टैरिफ वैल्यू होगी, जो कि सीबीआईसी के द्वारा फिक्स की जाती है। अब जब टैरिफ वैल्यू का कंसेप्ट आता है तो वो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है, उसमें वो ये देखते ही नहीं है कि आपने वो गुड्स कितने प्राइस के खरीदे, आपने वो कितने प्राइस पर इंपोर्ट किया, वो देखते नहीं है। रेदर देन वो एक नोशनल वैल्यू जो सीबीआईसी ने बताई होती है उसको यूज करते हैं। अगर आपने कितने के खरीदे उसको उन्होंने देखना ही नहीं है, उन्होंने अपनी नोशनल वैल्यू यूज करनी है। तो ऑलरेडी कोई आप अंडर वैल्यूएशन करके नुकसान पहुंचाओ, ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। तो डेफिनेटली ऐसे इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में भी ये रूल्स कभी भी अप्लाई नहीं किए जाएंगे। सीबीआईसी क्यों टाइम वेस्ट करेगा गुड्स को आइडेंटिफाई करने में, जब उनके वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू को वो यूज ही नहीं करते हैं, वो तो गवर्नमेंट के खुद के द्वारा बताई गई वैल्यू पर वैल्यूएशन करते हैं। लॉजिक क्लियर है? यस। तीसरा केस, गुड्स which attract import duty on specific rate basis, on specific rate basis। अगेन आपको याद है कुछ गुड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, लेकिन वो कस्टम ड्यूटी परसेंटेज वाली नहीं है, वो जो है वो स्पेसिफिक ड्यूटी है। लाइक मान लीजिए कपड़े का इंपोर्ट हो रहा है और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है वो लगा रखी है लेट्स सपोज ₹200 पर मीटर, सॉरी ₹20 पर मीटर। अब ये जो ड्यूटी है ये परसेंटेज वाली नहीं है जिसके लिए कोई वैल्यूएशन की जरूरत पड़े, ये आपके सिंपली 20 पर मीटर है। इस ड्यूटी की कैलकुलेशन कैसे होगी, कितना मीटर कपड़ा आया है उसके हिसाब से स्टेट अवे ड्यूटी जो होगी वो लगाई जाएगी। वो कपड़ा खरीदने वाले ने कितने का खरीदा है, वो क्या प्राइस बता रहा है, क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू बता रहा है, उससे कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला है, बिकॉज हम उसके प्राइस को, हम किसी वैल्यू को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर भी किसी तरीके का अंडर वैल्यूएशन का इशू अराइज होता ही नहीं है। तो इस वजह से ये सारी मेहनत ऐसे गुड्स के रिस्पेक्ट में करने का क्वेश्चन अराइज आता ही नहीं है। तो होपफुली ये 3 पॉइंट बड़े आप सिंपल लॉजिक से याद रख सकते हैं। ये 3 बेसिकली वो केसेस है जहां पर गुड्स का वैल्यूएशन जो है वो ड्यूटी को इंपैक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, चौथे को अभी आप छोड़ दे, ये ई पॉइंट भी अभी छोड़ दे, एफ पे आए। एफ में उन्होंने लिखा प्रोजेक्ट इंपोर्ट। अब ये प्रोजेक्ट इंपोर्ट का क्या कंसेप्ट था आप याद करेंगे, आपने असेसमेंट वाले चैप्टर में इसका डिस्कशन किया होगा। कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल मैकेनिज्म बना रखा है कि अगर कोई एंटिटी है वो इंडिया में कोई प्रोजेक्ट कर रही है और उस प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए वो बहुत सारी मशीनरी इंपोर्ट कर रही है, तो प्रोजेक्ट के लिए जो मशीनरीज आ रही है उनकी कस्टम क्लियरेंस डिले ना हो, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ना बढ़ जाए। उन्होंने ये वायदा कर रखा था कि प्रोजेक्ट क्लियरेंस जब होंगे तो उनकी स्पीडियर क्लियरेंसेज जो होंगी वो दी जाएंगी। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट का ओवररन ना हो, प्रोजेक्ट के लिए जो भी इंपोर्ट किए गए हैं प्रोजेक्ट इंपोर्ट के नाम से उनकी स्पीडियर क्लियरेंस मिले, उस बात में अब भी कोई दिक्कत ना है। उन्होंने बोला प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स के रिस्पेक्ट में इस रूल्स में कही गई बात जो होगी वो अप्लाई नहीं होगी। क्यों? हमें प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स के केस में जो मेन फोकस रखना होता है वो सिंपली ये रखना होता है कि स्पीडियर क्लियरेंसेस मिले। अगर एडिशनल ऑब्लिगेशन एंड स्पेशल चेक्स पिक्चर में ला दिए तो फिर तो डिले होगी क्लियरेंस में और फिर प्रोजेक्ट की कॉस्ट ओवररन हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते। तो इस वजह से इसको जो है एक्सक्लूजन कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट्स बाय गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ऑफ कोर्स बेटा ये तो एक्सपेक्टेड ही था, गवर्नमेंट खुद थोड़ी ना चोरी करेगी, कोई पीएसयू थोड़ी ना चोरी करेगी, ये एक जनरल प्रिजम्पशन है कि ये चोर नहीं होते हैं, इस वजह से इनको इन रूल्स के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन, इंपोर्ट्स मेड इन नॉन कमर्शियल क्वांटिटी। हाँ जी, यहां पर रेवेन्यू इंपैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अगर इंपोर्ट किया गया लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर गुड का, एक यूनिट का, तो उसमें अंडर वैल्यूएशन हुआ भी होगा तो भी रेवेन्यू इंपैक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं होगा, बड़ी चोट गवर्नमेंट को नहीं पहुंचेगी। इस वजह से इसको भी जो है इन रूल्स की एप्लीकेबिलिटी से जो है वो बाहर रखा गया है। फिर उसके बाद गुड्स इंपोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्ट। अब ये आप अपने आप बता सकते हैं भाई, अगर गुड्स का इंपोर्ट हुआ है और किस पर्पस के लिए हुआ है कि इंपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करने वाला पर्सन जो होगा वो उसे री एक्सपोर्ट कर देगा। हाँ जी, पर्सन इंपोर्ट करेगा और इंपोर्ट के बाद उन्हें एक्सपोर्ट कर देगा, री एक्सपोर्ट। अब अगर सिचुएशन ये है कि इंपोर्ट किया जा रहा है बट फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट, की भाई बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में भी जो है ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। अब इसका लॉजिक भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए इंपोर्ट किया जा रहा है, इंपोर्ट के ऊपर इंपोर्टर ड्यूटी बचाने के लिए लेट्स सपोज कम वैल्यू डिक्लेयर कर देता है, कम वैल्यू डिक्लेयर करता है तो फिर उसकी इंपोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन कम हो जाती है। यस, लेकिन अगर वो यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी बचाएगा तो इस पर्टिकुलर केस में उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि री एक्सपोर्ट के टाइम पर गवर्नमेंट इन एनी केस उसको डीबीके के तौर पर जो उसने इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी क्या वही वापसी कर देती है। यस, तो अगर
आपने कम ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पर पे भी कर दी तो आपको रिफंड उस कम ड्यूटी का ही मिलेगा। यस और नो भाई, इंपोर्ट फॉर री एक्सपोर्ट में तो यही होता है ना, गवर्नमेंट कुछ रखती नहीं है, जो पे किया होता है वापस कर देती है। तो जो भी इंपोर्टर होते हैं, जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्ट, उन्हें यह पता होता है कि उन्हें इस इंपोर्ट के रिस्पेक्ट में अंडर वैल्यूएशन करके कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्यूटी कम पे करेंगे तो आगे रिफंड भी कम मिलेगा। तो इसलिए इस बात को समझते हुए गवर्नमेंट ने बोल दिया यहां पर भी कोई कंट्रोल हमें मेंटेन, स्पेशल सेफगार्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इनको भी इन रूल्स के दायरे से जो है वो बाहर रखा गया है। चलिए जी, फिर उसके बाद इस वाले पॉइंट से एसोसिएटेड यहां पर अब आ जाए चौथा पॉइंट। ठीक है जी, अब चौथे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर इंपोर्ट्स किए गए हैं इन टर्म्स ऑफ एन ऑथराइजेशन और लाइसेंस issued under duty exemption scheme of the Foreign Trade and Development Act, in which the inputs imported prior to export are physically contained in the export product। लंबी चौड़ी लाइन है, बट बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, आपको याद होगा आपने जब डीबीके के चैप्टर का डिस्कशन किया था तो आपने साथ में हमारे साथ एक कंसेप्ट एसोसिएटेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ये भी पढ़ा था, एडवांस ऑथराइजेशन का। एडवांस ऑथराइजेशन में क्या होता है, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो एक्स मटेरियल से वाई बना करके वाई को एक्सपोर्ट करता है, तो एडवांस ऑथराइजेशन अगर उस पर्सन के पास है तो उसके पास क्या राइट आ जाता है कि वो एक्स का इंपोर्ट, अगर एडवांस ऑथराइजेशन इसके पास है तो वो इंपोर्ट करते टाइम जो है वो ड्यूटी पे ना करे, बिना ड्यूटी के वो गुड्स का इंपोर्ट कर ले और फिर वाई बना करके उन गुड्स का एक्सपोर्ट कर दे। पीछे उसने कोई ड्यूटी पे नहीं करी तो एक्सपोर्ट करते टाइम उसे किसी तरीके का डीबीके का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। याद है आपको ये पूरा एडवांस ऑथराइजेशन का कंसेप्ट। तो एडवांस ऑथराइजेशन किस व्यक्ति को मिलता है, जो बेसिकली इनपुट्स इंपोर्ट कर रहा है, किस पर्पस के लिए, कि उससे बना करके गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। अगर वो एडवांस ऑथराइजेशन नहीं लेता तो ड्यूटी पे करता, बट एक्सपोर्ट करता तो उसे डीबीके मिल जाता, तो भी वही बात थी। अब यहां पर एडवांस ऑथराइजेशन में उसने ड्यूटी ही पे नहीं करी, गवर्नमेंट को यहां कोई चोट नहीं पहुंची है, क्यों, अल्टीमेटली आगे जो है वो एक्सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन इन्होंने इस पॉइंट को भी यहां पर जो है वो मेंशन कर दिया। तो पहले ये जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इतने विद लॉजिक आपको समझ आ गए हैं, सारा लॉजिक क्लियर है, आसानी से याद हो जाएंगे। यस, अब जो पॉइंट बच गए हैं उनको एडिशनली आप याद रख लेना, ये सारे तो विद लॉजिक सेट हो गए। अब पांचवा पॉइंट वो ये कह रहे हैं, अगर कोई इंपोर्ट ऐसा है वेयर बायर एंड सेलर आर रिलेटेड एंड एन इन्वेस्टिगेशन ऑन रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी बीन कंटेम्पलेटेड और फाइनलाइज्ड, अगर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा है और ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के बीच में हो रहा है और इसमें जो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर्ड है उसके ऊपर गवर्नमेंट को ऑलरेडी डाउट है, और डाउट होने की वजह से उन्होंने इस केस के ऊपर ऑलरेडी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रखी है या फाइनलाइज कर दी है व्हाटसोएवर, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो ये प्रिजम्पशन है, जब उन्होंने वहां पर वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर ली है तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने प्रॉपर सेटिस्फेक्शन पाया होगा तभी ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट किया होगा, नहीं तो उन्होंने ट्रांजैक्शन वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। और क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप की वजह से ऑलरेडी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व कर ली गई है तो इसके ऊपर अब फर्दर एडिशनल सेफगार्ड ये जो इस रूल्स वाला है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इस सोच के साथ उन्होंने ये एक्सक्लूजन बनाया है। एंड लास्ट एंड फाइनल एक्सक्लूजन जो है वो आपका ये है, इंपोर्ट्स स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन रूल्स में सीबीआईसी को ये पावर दे दी गई है कि जब वो ये सब गुड्स आइडेंटिफाई करके एडिशनल ऑब्लिगेशन, स्पेशल चेक वगैरह बताए, तो अगर उसे खुद से लगे कि इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर, इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इंपोर्ट्स के ऊपर ये बर्डन नहीं आना चाहिए, तो बोर्ड को खुद को भी पावर दी गई है। तो कहने का बेसिकली मतलब क्या है, टोटल 10 केसेस है जहां पर ये जो रूल्स में बताई गई लंबी चौड़ी बात है वो अप्लाई नहीं होगी। 10 में से 9 केसेस तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाते टाइम रूल में लिखे हैं और लास्ट रेजिडरी 10वां केस जो है उसमें सीबीआईसी को पावर दे दी है कि 9 तो हमने बता दिए, इसके अलावा अगर तुम्हें किसी और केस में लगता हो कि ये सब बर्डन नहीं होना चाहिए तो वो आप अपने ऑर्डर में साथ ही नोटिफाई करके जो है वो आप बता सकते हो। तो ये 10 केसेस है, इनको मेमोराइज कर जाना, क्वेश्चन बनेगा तो ये 10 केसेस के ऊपर ही बेसिकली आपका बनेगा। तो इसके साथ हमारी वैल्यूएशन वाले चैप्टर्स की अमेंडमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड मैं आपको बता दूं बेटा, आपने रेगुलर लेक्चर में जो वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा था एज इट इज पढ़ना, जर्नली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है हमेशा वैसे ही आएगा। इस पर तो अगर उनका मन किया तो वो आपसे एक शॉर्ट नोट पूछ लेंगे, 1 पेज की सिंपल स्टैंड अलोन अमेंडमेंट जो है इसको कर जाना।